जैसे अब की बार हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इससे पहले ये 2016 में हुआ था और फिर उसका हमने रिजल्ट भी देखा था कि पेपर अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आया था नीट का। तो अगर अब की बार भी ऐसा हो जाता है तो फिर पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आजकल बहुत फ्रिक्वेंट भी हो चुका है ये कि हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने साथ एग्ज़ाम टाइम पे रिज़ल्ट के बाद या फिर प्रेशर में आके अपने साथ गलत कदम उठा लेते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है। मैं अपने डेली टारगेट्स बनाती हूँ बट मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाती हूँ। कई बार हम कहते हैं एनसीईआरटी बायो के हिसाब से टीचर के लिए बुक है, स्टूडेंट के लिए नहीं। रिवाइज कैसे करें, रिविजन की टेक्निक बता दो कोई। आप इंसान है ना, जब इंसान है तभी आप कुछ बन पाएंगे। भले आपको आईआईटीएन बनना हो, डॉक्टर बनना हो, चार्टेड बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो पहली शर्त आपको इंसान बनना है। और इंसान कौन है? जो मुश्किल में ना घबराए, जो गिर कर संभल जाए, जो किसी के काम आए, जो बांट कर खाए। और एक इंसान गलती का पुतला है, लेकिन जो ठीक कर ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। और अगर ये खूबी है तो जो उसने तय किया है उसकी चाहत से अगर आपकी चाहत मिलती है तो हकीकत जरूर आएगी। आप में से लगता है कि आपको यूनिक, मैं यूनिक नहीं हूं। क्या होता है यूनिक का मतलब? अरे बोलो भाई, दिन पिक्चर जग घूमया थारे जैसा न कोई। अरे देखी पिक्चर? नहीं देखी? गाना सुना है? तो वहां तो कुछ क्लाइमेक्स था, सिचुएशन ऐसी कोई कंडीशन थी, हल्का सा इंप्रेस करना था, तो वहां एक गाना गाया गया। लेकिन यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। मैं किसी भी चेहरे को फोकस कर लूं, मैंने चेहरे को फोकस कर लिया और ऐसा हुबहू सेम टू सेम चेहरा मैं ढूंढने निकल गया दुनिया में, क्या बताइए मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, उसे कहते हैं यूनिक। और यूनिक मतलब जो कभी भी फेल नहीं होता। आज हम बचपन की पढ़ाई में पढ़ते थे द सन, द अर्थ, द मून, करते थे ना? क्यों बोलते द, क्यों लगाते द? क्योंकि यूनिक है। फिर उनका रेस्पेक्ट में द बोलते थे। क्या आपको लगता है कि अभी शाम को आज सन सेट हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो कल सूर्योदय होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो यूनिक चीज पे कभी शक नहीं करते, कभी वो फेल नहीं होती। इसलिए हमेशा आई एम यूनिक। दबंग हो क्या? यंग तो दबंग बन जाओ। दबंग का मतलब बोल्डनेस, और बोल्डनेस चेंजेस एवरीथिंग। चलिए चर्चा होती रहेगी। आप खुलकर अपने दिमाग में जितने भी तरह के क्वेश्चन हो उसका पिटारा खोल दो मेरे सामने। दिल मांगे मोर, कुछ भी क्वेश्चन हो, खुलकर बात करें। हेलो सर, मेरा नाम नेहा है। तो मेरा आपसे थोड़ा माइक पास करिए, जैसे सॉफ्टी खा रहे से आवाज़ रखिए। आ रही है हाँ अभी? हाँ। जी, मेरा नाम नेहा है सर। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि कुछ दिन पहले एक सीरीज़ आई थी कोडा फैक्ट्री। उसमें जो कैरेक्टर था वो आपसे इंस्पायर था। तो जब आपको उस कैरेक्टर के बारे में पता चला, जब आपने देखा उसे, तब कैसा रिएक्शन था आपको? आपका रिएक्शन सॉरी। भाई देखो, किसी ने इस किरदार को अपने पर अप्लाई किया, और एक कोटा फैक्ट्री जब हम उनसे मिले, उनसे बोला कि सर आप नाराज़ तो नहीं है कि हमने आप लोगों के चार भाई की तरह इसको चार दिखाया है, आपके कैरेक्टर को इसमें अपनाया है और खुलकर बच्चों तक पहुंचाया है? मैंने कोई बात नहीं, हम इसमें कोई ना राइट की बात कर रहे हैं ना आपसे कुछ कह रहे, बस जो भी करो बच्चों को मिसगाइड मत करना। जो है वो क्लियर पिक्चर दिखाना, वो आईना सही दिखाना। और जो किरदार है, मेरा किरदार हमेशा है बच्चों को बस बच्चे बना के रखना, उनको आज में जीना सिखाना। और ये हमारा जीने का तरीका होना चाहिए। हर इंसान भी वास्तव में देखे तो आज में जीता है। कोई कल में जी पाया क्या? कोई बीते हुए कल को ला सकता है वापस? कोई आने वाले कल को जल्दी बुला सकता है? कभी नहीं। जीता किस में? आज में जीता है। तो बस वो हमको सिखाना था। और आज में जीने का तरीका क्या है? फॉरगेट द पास्ट,
वॉच द प्रेजेंट। तो सर इसी से जुड़ा एक और सवाल होगा मेरा कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो डिस्ट्रैक्शन होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गांव से आते हैं, जैसे हमारे जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गए, तो वो बच्चे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं डिस्ट्रैक्शन का, कोई पसंद आ गया या कोई आ गई, तो उससे कैसे ओवरकम करें, क्योंकि मोटो तो हमारा क्लियर है कि हमें कुछ करना है। तो वो आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। देखिए, कोई भी आप लक्ष्य लेके घर से निकलते हो, परिवार में एक निर्णय होता है। फिर परिवार सोचता है हाँ भाई, इसको इस समय हमें सपोर्ट करना चाहिए। पूरा सपोर्ट करने के लिए मोरल भी, फाइनेंशियल भी, अगर नहीं होता, आर्थिक स्थिति बहुत तंग है, तो भी वहाँ पेरेंट्स, स्पेशली फादर, हर तरह से वो सुविधा जुटाते हैं जो बच्चों के इस ट्रैक पे ज़रूरी है। भले उससे कोई चीज़ बेचना पड़े, कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़े, कोई उधार मांगना पड़े, लेकिन वो फादर अपने हर तरह के खर्चे को, हर तरह के कह दीजिए मूल आवश्यकताओं को भी त्याग करके सबसे पहले बच्चे के लिए सुविधा जुटाते हैं। फिर मान लीजिए जहाँ भी चले गए, तब तक ये था कि हाँ भाई करना है, सपना देखा है, खुद को पूरा करना है, ध्यान रखना है इस समय, किस बातों से बच के रहना है, सब तरह की कमिटमेंट के साथ बच्चा पहुँचता है। वो घर से बाहर निकलता है, एक स्वतंत्र परिंदा होता है, वह उसको बाहर के अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आती बात, आप लर्निंग मोड में चल रहे हो, सीख रहे हो, और इस समय बोलें तो अभी तक आपने कुछ और काम नहीं किया, एक विद्यार्थी की तरह आप लगातार जी रहे हो। और कौन होता है विद्यार्थी? काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण हैं, तो फिर आपने जो ड्रीम सोचा है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। अल्पहारी और गृह त्यागी, तो गृह त्यागी का मतलब क्या? कौन ग्रह का त्याग करके जंगल में निकल जाते हैं? साधु, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, साध्वी, यही होते हैं ना। कौन होते हैं ये लोग? जिनके लिए कोई परिवार नहीं, जिनके लिए कोई संसार नहीं, जिनके लिए कोई त्योहार नहीं, जिनके लिए कोई परिवार के साथ वार नहीं। एक जो लक्ष्य साथ लिया उसमें तल्लीन होते हैं, उसमें अलग तरह की सनक लगी होती है, और बाहर की कोई भी एक्टिविटी जिसको आप डिस्ट्रैक्शन कहते हो वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती। तो वो गुण आपके अंदर होना चाहिए। जहाँ पर भी कुछ होता है, कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, और हर चीज़ जो है उसका वक्त सही वक्त पर आता है। वक्त रहते अगर हम वक्त की कदर करना सीख गए, वक्त के महत्व को समझ गए, तब तो वक्त हमारी कदर आने वाले समय जरूर करेगा। और हर चीज़ का वक्त सही समय पर आता है, इसलिए कहते हैं राइट वर्क एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट एज ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफ। हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का हेलो। है और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री के जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए नीट देने से पहले, या उसके बिना भी काम चल जाएगा? भाई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जेई क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप तो ये देखो कि जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के हिसाब से जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं PYQ, एक तो उनको रेफरेंस लेकर चलो, वो आपके अनुभव के हिसाब से आपको सही दिशा देंगे। और दूसरा, जो आपके सब्जेक्ट की बुक्स हैं उस पर जो सब्जेक्ट का नेचर है, एक हो गई बुक NCERT, आज आपके लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आप नीट की बात कर रहे हो, बायो की बुक तो टेक्स्ट बुक है, पेपर फ्रेम वहीं से होता है। और फिजिक्स की बात इतनी सी बात है, वो बुक नहीं, वो अपने आप में क्या नेचर है, जहाँ पे जो समझा रहा है उसमें क्लास में केवल सर को देखो नहीं, उन्हें सुनो भी, केवल सुनो नहीं, समझो भी, और केवल समझो नहीं, सोचो भी, क्योंकि हर को ऊपर वाले ने सोचने के लिए दिमाग दिया है। और जब आप सोचो तो जो सोच आ रही है उसमें अगर आपकी सोच सर से अलग है तो उसको सामने लाओ, शर्माओ मत, इंटरेक्ट भी करो। क्योंकि हर सोच के बाद जब डिस्कस होता है, और डिस्कस में कस होता है, और कस में वो विषय जो लॉजिकल है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, उसका रस होता है, और फिर आप उसमें डेवलप हो जाओगे। अब जो आपने बोला उसमें आप आराम से 2 चीज़ लेके चलिए, एक आपको जो बता दी बुक वो, और एक PYQ क्वेश्चंस, उनको पढ़ते हुए चलिए। बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, उससे आप आराम से किसी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। सिलेक्शन बहुत छोटी सी बात है, इसलिए जेई के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो लेवल की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री, नीट में भी है, फिर जेई मेंस में भी है, और जेई एडवांस में भी, तो लेवल हल्का हल्का बढ़ता चला। सर, मेरा नाम खुशबू है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इतनी लॉन्ग टीचिंग जर्नी में आपने किसी बिलो एवरेज स्टूडेंट को नीट क्लियर करते हुए देखा है? एग्ज़ाम नीट हो कि जेई हो, है तो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। हर में मेन चीज़ क्या होती है, ये एग्ज़ाम वास्तव में नॉलेज के नहीं होते, ये होते हैं आपके टेम्परामेंट के, जिसके अंदर आपका अंदर का एक कॉन्फिडेंस हो, एक अपने लिए लगातार एफर्ट्स करना है, उसके जिद हो,
और जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए, एग्ज़ाम देख के ना आ जाओ, तब तक लेके चलो पिक्चर अभी बाकी है। अब वो आपका एग्जाम्पल दूँ, तुम नीट की बात करो बेटा, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि तुम ताज्जुब करोगी। जिसके 12th में सप्लीमेंट्री थी, उसके एग्जाम में सेकंड रैंक आई। 1994 राजस्थान पीटी। और एग्जाम्पल, जिसको पेरेंट्स के हिसाब से दूसरे पेरेंट्स ने, उनके बच्चों ने कह दिया कि इस बच्चे का आईटी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों लगाया पैरामीटर? एनटी से स्टेज 1 क्वालिफाइड ही नहीं हुआ, तो छाप लगा दी कि आईटी के लायक नहीं है। और उसने कहा कि घर में बात हुई, पापा इसका जवाब देंगे, बस मुझे 2 साल के लिए अंडरग्राउंड होने दो। और कहते हैं मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाती है। प्लानिंग हुई, उस बच्चे ने 2 साल पढ़ाई करी और 2016 में आईटी को टॉप कर दिया। उसका नाम अमन बंसल, जयपुर सेंटर चैलेंज। ऐसे 2019 में एक बच्चा था, कार्तिक गुप्ता, पहले नाम बता रहा हूँ। उसको कोटा में, हमको लग गया था कि कोटा में बिल्कुल बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं, स्टार बैच बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस बच्चे की वहाँ पे टेस्टिंग हुई, जैसे मालूम पड़ा किसी को कि इसका स्टेज 1 क्वालिफाइड नहीं है, टीचर ने सोच बना ली कि आईटी के लायक नहीं है। उसको सीधे बोल दिया तुम आईटी नहीं कर सकते। वो वहाँ से चल के एलन मुंबई आ गया। मैं उस समय वहाँ था, आके मुझसे डिस्कस किया, मैंने अपने सब्जेक्ट में उसके इंटरेक्ट किया। जो उसका सोचने का तरीका था, क्या सोचता है, क्या उसकी पावर ऑफ थॉट है, क्या उसका थिंकिंग प्रोसेस है, मैंने तो कुछ भी कर सकता है। उसके बड़े भाई को बुलाया, जो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट में था, कंप्यूटर साइंस में, उसको बुलाया। और वही आपके अमित मोहन सर जो यहाँ पर हैं, उनको बुलाया। उन्होंने मैथ्स में चेक किया, मैंने फिजिक्स में चेक किया, और हमने डिसाइड किया इस बच्चे के साथ चलेंगे। 1-1.5 महीने के बाद, वो आया लेट था उन बाकी बच्चों के कंपेयर में, उसने रिजल्ट दिखाया। 2-3 टीचर ने मना किया था, मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, जो भी समय केमिस्ट्री के थे, ठीक है, जो उस समय फिजिक्स पढ़ाने वाले थे, उन्होंने मना भी किया। हमने कहा, मैंने अमित मोहन सर ने बोला कि अपन इसको लेके चलते हैं, और उन 2 से बोल दिया कि आप इसको पढ़ने दो, एक बार मौका तो दो। जब 1.5 महीने बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उन सबको लग गया कुछ भी कर सकता है। उसी बच्चे ने वहाँ एलन मुंबई में रह के 2 साल के अंदर 2019 में आईटी को टॉप कर दिया। ये केवल ठनने की जरूरत है। कहते जो आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, हर मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस ठानने की जरूरत है, मुट्ठी भींचने की जरूरत है। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुली रह गई तो खाक की। और खाक मतलब लगता है भीख मांग रहे हो किसी से, और आज भीख मांगने से नहीं मिलती। आज तो आपको हर चीज को झपटना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है, इतना अलर्ट रहना पड़ता है। और अगर आपने जिद पाल ली, इस उम्र में जिद पाल ली, तो उस उम्र में तो हर को झुकना पड़ता है। आपको लगता है नीट का एग्जाम्पल दोनों सर? अरे नीट का एग्जाम तो बहुत सीधा है। मैंने आपको एडवांस जेईई एडवांस की बात करी, जिसकी 12th में सप्लीमेंट्री थी, उसके समय सेकंड रैंक आ गई थी, आलोक जैन। उसी साल एलन का रिजल्ट जिसपे 5 रैंक आई थी टॉप 10 में, उसी में से टॉप रैंक उसकी थी सेकंड, आलोक जैन की। आपको क्या लगा? विश्वास नामी खुशबू, अब तो आप भी खुशबू फैलाओगे। मेरा ये प्रश्न ये था कि आजकल हम बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी हेडलाइंस भी, एंड आजकल बहुत फ्रिक्वेंट भी हो चुका है ये कि हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने साथ एग्ज़ाम टाइम पे, रिज़ल्ट के बाद, या फिर प्रेशर में आके, बीट अपना स्टडी को लेके प्रेशर हो या फिर सोसाइटी को लेके प्रेशर हो, वो अपने साथ गलत कदम उठा लेते हैं। एंड सर, एंड कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं भी कभी कभी उन स्थितियों में था जब मुझे भी ये सब थॉट्स आते थे। तो सर, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि हम सब इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं। एंड सर, आपके इन लोग जो इतने गलत कदम उठा रहे हैं, उनको लेके आपके क्या राय हैं? चलो पहले अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब 10th में था, मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे। पापा उस समय कैंसर हो चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा था सेवा करते रहो, लास्ट मोमेंट है। लेकिन मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। हमको मालूम पापा हमको छोड़ कभी भी जा सकते हैं, तो आ गया था कि अपने पैरों पे ढंग से खड़े होना है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाना है। और वो दिन मुझे आज भी याद है, 23 दिसंबर 1982 गुरुवार। हमारे समय 10+1 सिस्टम चलता था, 10 भी बोर्ड, 11 भी बोर्ड, ठीक। तो 10 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे।
फिजिक्स 2 का पेपर था। आजकल आपका सिस्टम ये है, हमारा फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 पार्ट होते थे। पेपर को पूरा मैंने फोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, नंबर को पूरा जोड़ा था, और खुशी इतनी थी कि बस दौड़ के उड़ान भर के पापा के पहुंच जाऊं इस खुशी को बताने के लिए। जैसे से पहुंचा, इतना लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, जैसे पहुंचा वहां देखा पापा छोड़ के जा चुके थे। अब या तो एकदम मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, पहले अपनी खुशी को पापा के सामने पूरा इजहार करा, उनकी आंखें खुली हुई थी, मैं सुनाता रहा, और वहीं पे उस चीज़ को एक चैलेंज लिया और वहीं बना दिया कि आज पापा को अंतिम खुशी जो दी है सुनाकर, इसी को अपनी लाइफ का टारगेट बनाऊंगा। पढ़ाने का शौक हो गया था, लेकिन वहीं सोच लिया था कि ये दिन जो मेरी लाइफ के लिए एक अविस्मरणीय दिन है, जब भी पढ़ाने उतरूंगा फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। वहाँ से कमिटमेंट किया था। अभी जो बात करते हो ना कि आपका ये रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं आया, इसमें कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपना कोई सपना बच्चों पे थोप देते हैं, अपना इंटरेस्ट कह देते, बेटा मेरे टाइम तो मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, हमारे टाइम फैसिलिटी नहीं थी, ये नहीं थी, कुछ भी बोलेंगे, बेटा मुझे मालूम है तू करके दिखाएगा। उसने ये नहीं पूछा पेरेंट्स ने कि तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं। इसलिए मैं पेरेंट्स तक भी मैसेज चाहता हूँ देना, पेरेंट्स जो भी सुने इस बात को, आपका वर्ड वो बने जो वो चाहता है, आपका वर्ड वो बने जो वो चाहता है, और आप जो चाह रहे हो अगर उसकी चाहत से मिल गई, जो उसे डिसाइड पहले कर रखा है, तब तो आप वो पक्का बनोगे दुनिया में। यहां पे सीधा स्टार्ट कर रहा हूं जहां से हमारा लाइफ स्टार्ट होता है। हम में से जब भी इस दुनिया में कोई आता है तो ऊपर वाला पहले से एक तो यूनिक बना के भेज रहा है, और दूसरा हमें कई तरह के वेपन्स देता है, एक यूनिकनेस, दूसरा स्माइल, तीसरा पावर ऑफ क्लैपिंग, गजब के वेपन्स हैं, उनके साथ भेजता है, और पहले से तय करता है किसको क्या बनाना है, किसको क्या करके क्या बनाना है, तय वो पहले कर लेता है। और वो हमारा सबसे बड़ा परम पिता है, बाकी तो संसार के माता पिता हैं। वो एक उम्र में पहले वही बच्चे थे, बाद में माता पिता बन गए। उसने जो डिसाइड कर रखा है उसके अगेंस्ट तो हवा भी नहीं चल सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जो उसने डिसाइड किया है वो समय आने पे जरूर होता है। एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पर, नाम सुना कलाम साहब का? कलाम साहब क्या बनना चाहते थे? सर एरोस्पेस इंजीनियर। पायलट बनना चाहते थे। पढ़ाई में कैसे थे? सर अच्छा ही हुए होंगे। अच्छे हुए नहीं, अच्छे थे। चाहो तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उनकी बुक को पढ़ सकते हो। पढ़ाई में ऐसे थे, सिंपल एक नाविक के बच्चे थे, लेकिन पढ़ाई में ऐसे मेधावी थे कि शुरू से ही पढ़ाई स्कॉलरशिप से चालू हुई थी। लगातार हर सेक्शन, नर्सरी सेक्शन फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, उसके बाद लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते लगातार फर्स्ट चल रहे थे। जैसे ही प्राइमरी सेक्शन खत्म हुआ, 6 में, वो एक लम्हे की बात कर रहा हूँ, वो अपने एक सर के साथ समुद्र किनारे, जो चेन्नई के थे, टहल रहे थे। अचानक आकाश में उड़ता हवाई जहाज देखा, और वही एक सपना गढ़ लिया कि मैं तो पायलट बनूंगा। सपना तो कभी देख सकते हैं। अब उसके लिए पायलट बनने के लिए एग्जाम देने का नंबर आता है। जब नंबर आया एग्जाम देने का 12 के साथ, 11 के बाद, फेल हो गए। एनडीए एग्जाम होता है ना, फेल हो गए। जबकि शुरू से क्या चल रहा है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हमेशा क्लास की फर्स्ट रैंक, टॉपर। लेकिन एनडीए का एग्जाम दिया, फेल हो गए, और 2 महीने के बाद आईआईटी का एग्जाम दिया। अगर एनडीए का एग्जाम का लेवल ये है ना, तो आईआईटी एग्जाम का लेवल ये है। और उसको ऐसे स्कोर से क्रैक किया कि आराम से, उस समय आईआईटी मद्रास बोलते थे, आईआईटी मद्रास पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद वापस से वही सिलसिला चालू हो गया। हमेशा सिस्टम था सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, टॉप करते गए, कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, देश के संत राष्ट्रपति बने, उससे भी ऊपर एक बेहतर इंसान बनकर इस दुनिया से गए। बताइए क्या चीज हुई जो उनने सोचा था खुद ने, क्या वो बने पायलट? डिसाइड उसने पहले ही किया था। अब बताओ, जो वो सोचता अच्छा होता है या जो खुद सोचता अच्छा होता है? सोच के बोलना, जो वो सोचता अच्छा होता है, जो खुद सोचता अच्छा होता है? सर दोनों ही नहीं जी, वो हमसे अच्छा सोचता है। इस तो कहता है जो तू चाहता है वो करता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। आज से तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा जो तू चाहता है। मेरी बात समझाएंगे?
क्योंकि ऊपर वाला हमसे अच्छा सोचेगा क्यों नहीं? एक तो हमें यूनिक बना के भेज रहा है। हमें कभी हताश निराश देखेगा क्या? गमगीन उदासीन देखेगा क्या? हमारा चेहरा तो स्माइलिंग फेस देखेगा। अब सोचिए अगर वो पायलट बन जाते तो हो सकता है आज भी जिंदा होते, लेकिन ऊपर ही ऊपर उड़ रहे होते। इस दुनिया को, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया को इतनी बड़ी विभूति कहां मिलती जिसमें बेहतर इंसान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने वो। मैं इस बात को थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है। कभी इस तरह से बच्चे उठाते नेगेटिव स्टेप, इसमें कारण कोई कहा कोचिंग का माहौल, पढ़ाई बहुत हैवी, ऐसा नहीं। पेरेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कई बार पेरेंट्स थोड़ा नेगेटिव बोल देते हैं, तेरे लिए मैंने पूरी जमा पूंजी लगा दी, तेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया, अगर तेरे नहीं किया तुम उससे बातें मत करना, दरवाजे बंद रास्ते बंद। जब बच्चा देखता है कि मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि रास्ते बंद दरवाजे बंद, वो सोचता है मैं नज़र बंद कर लूँ अपनों। नज़र बंद का मतलब दुनिया को नजर नहीं आऊँ, तो फिर वो नेगेटिव स्टेप उठा लेता है। लेकिन कभी ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हमें ये जिंदगी मिली, 84 लाख योनियों में हमको ये मानव जन्म मिला, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए इसमें तो एक एक दिन को खुल के जीना चाहिए। अरे क्या है यार, हटा सावन के घटा, बाहर में जाए दुनिया, अपन बजाए हारमोनिया, किसमें जो फील्ड अपने को अच्छा लगता है उसमें लग जाओ। सो मेरा नाम अनन्या है और मैं नीट की डॉक्टर अनन्या। सो मेरा नाम डॉक्टर अनन्या है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो टॉपर्स अपने इंटरव्यू में एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, स्टडी पैटर्न शेयर करते हैं, तो हमें उनके एडवाइस को कितना फॉलो करना चाहिए? देखो, अलग अलग टॉपर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी सक्सेस जर्नी बनी है। आपको लगता है ये तरीके से मैं इसको लेके चल रही हूँ, जब ये टॉपर बन सकता है तो इसको फॉलो कर लूँ। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे और जिसमें आप पहले अगर चल रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका अपने आप ट्रैक पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि यार इन सबका तरीका ऐसा है, मेरा तो अलग ही तरीका चल रहा है, तो इनमें से जो आपको लगता है जिसमें आप हो सकते हो कन्वर्ट, वो करिए। टॉपर अपना टाइम टेबल बताएं, टॉपर अपना शेड्यूल बताएं, टॉपर अपना रिवीजन का तरीका बताएं, टॉपर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताएं, तरीका बताएं, टॉपर सिली मिस्टेक कैसे कम करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, तरीका बताएं। है तो भी इंसान, उन्होंने इस जर्नी को जिया है। वो तो आप एक लग गया कि टॉपर, अच्छी रैंक, लेकिन उनने भी यही रास्ता तय किया है। उनके भी रिजल्ट में रैंक अप डाउन हुआ है, उनके भी बीच बीच में फियर फैक्टर आया है। डर किसको नहीं लगता? किसी टॉपर से बात करो, लेकिन डर को हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो फाइनल डे नहीं है, फाइनल डे बहुत दूर है। अभी हमको अपना इंप्रूवमेंट करना है, ये हमारे मिरर है, रिहर्सल। ये तो जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितनी गलती करनी है, सब करके जाओ, ताकि फाइनल डे नहीं कि आज पहली बार कर रहे हैं, जो गलती करनी यहाँ कर लो रिहर्सल में, ताकि फाइनल में रिपीट ना हो। अब जो टॉपर है, अब मान लीजिए कोई बोले टॉपर मैं तो रात को बहुत देर तक जग के पढ़ता हूँ, टॉप कर दिया, मैं तो मानूंगा ही नहीं। वो बन गया होगा टॉपर, लेकिन मैं अपना स्वास्थ्य क्यों खराब करूंगा? तरीका होगा अपना। कोई टॉपर बोलता है कि पेपर को मैं ऐसा अटेम्प्ट करता हूँ कि पहले पूरी मैथ्स कर लेता हूँ या पहले पूरी फिजिक्स कर लेता हूँ, मैं भी नहीं मानूंगा, मैं तो फिर भी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तीनों सब्जेक्ट में हर तरह क्वेश्चन है। मैं अपना ह्यूमन नेचर लेके चलूंगा, कोशिश करूंगा कि शुरू में कम समय में ज्यादा आउटपुट आ जाए, कोशिश करूंगा कि एक राउंड पेपर का निकल जाए तीनों सब्जेक्ट का, और रत्ती भर भी मुझे यहाँ पे दिमागी कसरत ना करनी पड़े। ये मेरी कहलाएगी स्मार्टनेस। उसमें इतना कुछ पालूंगा कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अब तो क्या करना, अंदर से आ गए कॉन्फिडेंस, यस इतना स्कोर प्रोड्यूस हो गया, हो सकता है कि कट ऑफ के ऊपर निकल गए, हो सकता है कि गोल्डन पर डॉक्टर आगे लग गया। अब लगता है जोड़ लगा के हाइशिया, और जोड़ लगाने के लिए किसका जोड़ लगाना है? कोई थोड़ी कागज फाड़ देना है, पेपर फाड़ देना है, इसका जोड़ लगाना है। और वो चीज, आप बायो से हो ना? यस सर। ध्यान करना, अगर आपको मान लो जो मैं राउंड का तरीका बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में आपका स्कोर इतना आ गया कि आपको लगा मेरे नाम क्या कि डॉक्टर लग गया, तो कितनी खुशी होगी? शब्दों में बता सकती हो? नहीं। उस समय जब आप जिस सपने को लेकर चल रहे हो, जिस समय वो हकीकत में बन गया, कन्वर्ट हो गया, आपके नाम क्या कि डॉक्टर लग गया, तो आप गजब के अंदर डिलाइटेड हैप्पीनेस महसूस करते हैं। और बायो कहती है उस समय स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है। यस और नो? यस सर। पढ़ते हो ना इस चीज को? यस सर। हार्मोन के नाम भी जानते हो सर ना? डोपामाइन। हाँ, जो भी होता है डोपामाइन, काम भी जानते हो ना, तो उसका फायदा उठाओ ना। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? एक तो ब्रेन को ज्यादा ब्लड की सप्लाई करते हैं, उस बॉडी में धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब इंडिकेटर ऑफ ए कैपेसिटी, यानी अब आपकी कैपेसिटी पहले से भी ज्यादा हो गई।
और जब ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो रही है तो ब्रेन ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब बताइए अगले राउंड में अलर्ट माइंड को, एक्टिव ब्रेन को कोई कंफ्यूज कर पाएगा? कोई सिली मिस्टेक होगी? अगला राउंड तो मिराकल होगा ना। तो ये तरीका लगाना चाहिए। थैंक ठीक यू है सर। यस सर, थैंक यू। हेलो सर, हेलो। मेरा नाम तनीषा है। IITN डॉक्टर। माय नेम इज़ डॉक्टर तनीषा एंड माय क्वेश्चन इज़ कि मैं अपने डेली टारगेट्स बनाती हूँ बट मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाती हूँ। लाइक मैं ये डिसाइड करती हूँ कि इस टाइम मैं अपना 100% दूंगी, पर फिर मैं दे नहीं पाती हूँ। लाइक 2 डेज़ मैं पूरा मोटिवेटेड काम करती हूँ, फिर तीसरे दिन चौथे दिन लीनियंसी आ जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो मैं क्या करूँ उसमें? एक दिन में सब कुछ हो जाए जरूर नहीं। हमने पता नहीं कैलकुलेशन हो सकता है गलत सोच लिया हो कि इसमें इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने उसको ज्यादा टाइम दिया। सोचो ज्यादा टाइम देने का मतलब ज्यादा अच्छी हो रही चीज। अभी अपन वापस आपका नाम बोलना नहीं, फिर वो डॉक्टर तनीषा। डॉक्टर तनीषा। अब मैं डॉक्टर तनीषा 2 बार सुना, अब मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। हो सकता है आज से 10 दिन आप मिलो और डॉक्टर तनीषा क्या हालचाल है, क्योंकि अपन ने देर तक बात। किसी चीज को आप ज्यादा समय दो वो आपकी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये पॉजिटिव सोच के साथ चलो कि जिसको मैंने टाइम अच्छा दे दिया, जितना भी कर लिया, लेकिन उसको टाइम वहां लग गया तो चीज मेरी ज्यादा अच्छी हो गई। फिर आपका नजरिया क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बोले समय बहुत है, मैं करती जाऊंगी, उतना तो तैयार हो जाएगा जो मेरे एग्जाम के कट ऑफ को आराम से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। राइट? फिर आपकी अपने आप समझती हो आप कंसिस्टेंसी, तो कि हमको ऐसा नहीं पढ़ना आज 2 घंटे, कल 4 घंटे, फिर 10 घंटे। एक 6 से 8 घंटे की एक कंटिन्यूटी की पढ़ाई होनी चाहिए, एक रेगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। वो बहुत कुछ है। ठीक। एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे अब की बार हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इससे पहले ये 2016 में हुआ था और फिर उसका हमने रिजल्ट भी देखा था कि पेपर एक अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आया था नीट का। तो अगर अब की बार भी ऐसा हो जाता है तो फिर लाइक हम अगर एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक कर गए फिर कि ये वापस क्या हुआ आपने है। सोचना चालू कर दिया, हो जाता है। आपको मालूम है आजकल गवर्नमेंट के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल बन गए, जो भी नए लोग आते हैं, कि कुछ भी चीज आपने जो इस समय लिख कर डिफाइन करके सिलेबस दे दी है, एग्जाम के अंदर बच्चों का पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल उसके हिसाब से पेपर बनना चाहिए। अभी IIT के अंदर भी रिड्यूस हुआ था, नई NCERT आई है, ऐसे मेडिकल में रिड्यूस हुआ है। जितना आ चुका है रिड्यूस होकर डिफाइन होकर, उसी को फोकस होकर उसके दायरे में पूरा अपनी पढ़ाई करिए। जो पहले आया था जब उसने हटा दिया तो अब आपके सिलेबस में उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सर लेकिन जो आएगा उसमें अगर लेवल इंक्रीज हो जाए जो तो कि लेवल हमसे क्या ना दिक्कत है हो। बेटा? सबके लिए होगा इंक्रीज। आज मैं आपसे बोलूं, आप लेवल इंक्रीज बोल रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के आपने क्वेश्चन कर लिए। सर जो आपको यहाँ करा रहे हैं वो भी आपसे हो रहे हैं, मॉडल एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो रहे हैं, फिर आपको एग्जामिन करने के लिए जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी आप कर पा रही हैं। तो आपको लगे यहाँ मॉडल को भी मैंने सॉल्व किया, पेपर को मैंने सॉल्व किया, मैं यहाँ कर सकती हूँ, मेरी नॉलेज की एप्लीकेशन में यहाँ मैं 100% खरी उतर रही हूँ, तो वहाँ पे भी आराम से करके आ जाऊँगा। अपने को संभालना आना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना आना चाहिए। यस ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर जी नमस्ते। मेरा नाम मयंक डॉक्टर मयंक है। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन इस तरह से है, हम जैसे सुबह उठे, उसके बाद हमने जैसे पढ़ना चालू किया, तो उसके 1 डेढ़ घंटे बाद डिस्टर्बेंस बोल लें या डिस्ट्रैक्शन बोल लें, तो जैसे कोई बाहर से शोर आया तो एकदम से मन में ऐसा हमने मन से ज़ोर लगाया कि हम पढ़ें बैठे हैं और हमसे पढ़ाई भी हो रही है, पर उस टाइम एकदम से मन करता है कि हम खड़े हो जाएं और उठ के कुछ और कराएं, और वही ब्रेक जो है वो लंबा खिंच जाता है। अब ये जो बैक होता है ना, जो ब्रेक दिया आपने वो आपको लंबा चला जाता है। आप क्या कर रहे हो, बात बिल्कुल भी बोली, जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है कंसंट्रेशन का, जब तक आपको शोर महसूस नहीं हो रहा तब तक अर्जुन बने हुए थे, आप डूबे हुए थे पढ़ाई के अंदर। और अर्जुन मतलब जिसके दूसरे की प्रेजेंस महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे आपका ब्रेक पॉइंट आ गया तो आपको बाहर का शोर भी महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर कायदा बनता है कि आपका ब्रेक पॉइंट आ चुका है, क्योंकि आपको बाहर का शोर सुनाई दे रहा है। आ रही बात समझ में? तो वहाँ आपको ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक का कितना? मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। आप क्या सोचते हो, चलो यार मैं यूट्यूब पे जाके ये देख लेता हूँ, या इसको इंस्टाग्राम पे रील चालू कर दी बनाना, वो रील चालू पता नहीं मालूम नहीं 2 घंटे कब निकल गए। पहले सोच लो 10 मतलब बस, मतलब ब्रेक में लगा दो अलार्म कि 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, अलार्म लगा दो ताकि जैसी घंटी बजे वापस से अपन अपने उस पर। हेलो सर, मैं हेलो। डॉक्टर निधि हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो सर ये था कि रिवाइज़ कैसे करें, रिवीजन की टेक्निक बता दो कोई। रिवाइज कैसे करें? अभी रिवीजन का तरीका बताया था बेटा मैंने। रिवीजन का मतलब रिवर्स गेयर स्टडी। रिवीजन का मतलब एक बार वापस देखना,
सब्जेक्ट कोई सा भी XYZ हो, राइट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आपका खुद का इंप्रेशन, अपना मिरर आपको मालूम होता है कि जिसको मैंने पहली बार पढ़ा था करंट फॉर्म में, उसमें कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आई थी, क्या हमने स्मार्टनेस में हाईलाइट कर रखा था? अगर नहीं किया तो आप आदत डाल लो, अभी जो भी पहली बार पढ़ रहे हो उसको शुरू में ही मार्क कर लो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप एडवांस में अपने लिए क्या कर रहे हो, दो चीज़ तैयारी कर रहे हो कि रिवीजन जिसको देखना है वास्तव में उसी की तैयारी कर रहे हो, और दूसरा अपने आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपको फाइनल एग्जाम के दिन भी उनको देखना होगा जहां आप कच्चा खा जाते, जहां आप मिस कंसेप्ट डेवलप कर लेते, जहां आप भूल जाते, स्लिप हो जाते, राइट। अब अगर ये तरीका होगा तो सब्जेक्ट आप बायो बोलो, केमिस्ट्री बोलो, उसका इनऑर्गेनिक बोलो, ऑर्गेनिक बोलो, कुछ भी बोलो। आज आप बायो के लिए NCERT है आपने क्लास में पढ़ लिया, सर ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, चीज़ आपकी डेवलप हो गई। थोड़ी NCERT में जाओगे तो उसकी लैंग्वेज क्या है, एक टिपिकल है। कई बार हम कहते हैं NCERT बायो के हिसाब से टीचर के लिए बुक है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन जब टीचर ने क्लास में ढंग से इलस्ट्रेट कर दिया, चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया और कंसेप्ट बिल्डिंग कर दी, ठीक, तो बच्चे को जाके NCERT क्या लगेगी, आराम से इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, क्लास में मॉड्यूल से पढ़ाई, सर के द्वारा जो भी एक्सप्लेन किया उससे आपके आगे अंडरस्टैंडिंग। अब आपने पैरेलल में उसी दिन जाके घर पे NCERT को पन्नों को पलट लिया, तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इसमें कोई अलग से माइंड टाइम एनर्जी के हिसाब से आपको अलग से प्लानिंग नहीं करनी होगी। जैसे NCERT की लैंग्वेज क्या है, मैं आपसे बोलूं, आप पता भरताराम दाताराम से संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो नमाम्यम, क्या समझ में आया? ये NCERT है। ये क्या NCERT? अब सर ने क्लास में आपको बोला सभी आपदाओं को हरने वाले, सभी संपदाओं को देने वाले भगवान श्री राम के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये आपके क्लास समझ में आ गया? अब आप घर पे गए, रूम पर गए, आपने उसको पढ़ना चालू किया, आपदा हरताराम दाताराम संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्, तो आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। ये संस्कृत के श्लोक से बात समझ में आई कि हम अगर पहले मॉड्यूल से ढंग से कर लेते हैं तो आराम से आके NCERT जो कि लैंग्वेज में टिपिकल है, वहाँ हर एक लाइन में एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब आपने उसको ढंग से डिटेल में समझ लिया तो वो लाइन में गागर में जो सागर छुपा हुआ है उसको भी आप आराम से समझ लोगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से आपका रिवीजन ऑटोमेटिक क्या होगा, जितना भी अलग अलग जगह हो, NCERT सोर्स हो कि मॉड्यूल हो, क्लास के नोट्स हो, उन सब का एक कंसाइज फॉर्म तैयार हो जाएगा जिसको आपको रिवाइज भी करना है और बार बार रिवाइज करके मेमोराइज करके फिर राइज भी करना है। फिर आप पेपर को फोड़ के आओगे, सब्जेक्ट कोई सा भी, राइट। थैंक यू सर। बच्चों, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भले वो आपका 5 मई को नीट हो या 26 मई को आपका JEE एडवांस हो या फिर आपका अगला राउंड जो भी अप्रैल में होता है 4 अप्रैल से 15 अप्रैल JEE मेंस हो, कुल मिलाकर बायोलॉजिकल क्लॉक सबसे पहले इस तरह सेट कर लो कि जो एग्ज़ाम आपको फाइनल डे देना है उसका जो ड्यूरेशन है उस टाइम आप एक्टिव मोड में रहें। अभी एग्ज़ाम अगर आपका 2 महीने 2.5 महीने आगे है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1-1.25 महीने पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ और बड़ों के हिसाब से एक सीख दे रहा हूँ। वरना एक बात भी बोल रहा हूँ, जो न माने बड़ों की सीख लोटा लेके मांगे भी। एडवाइस दे रहा हूँ कि 1-1.25 महीने पहले जरूर अपने उस बायोलॉजिकल क्लॉक को उसके अकॉर्डिंग ट्यून कर लेना, क्योंकि एक दिन एक रात में कोई चीज़ एकदम बदलती नहीं, झटके लगते हैं। अब आ जाओ, ये तो हो गया केवल इसका कि आपका पढ़ाई के हिसाब से ज़्यादा टाइम एक सिटिंग पर बैठकर एग्ज़ाम देना, प्रैक्टिस करना, वो क्या होना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है। जैसे मान लो आपका नीट का एग्ज़ाम का टाइम सपोज मान लो 11 से 2 है, या फिर आपका इधर एडवांस का एग्ज़ाम जो है वो आपका 10:30 से 1:30 है, कुल मिलाकर दिन में होता है ना, उस समय आपको एक्टिव मोड में रहना है। और वहाँ आपका एडवांस में 2 पेपर होते हैं, तो 9 से 12 और 2 से 5 ऐसा भी हो सकता है, जो भी है 1-1.25 महीने पहले जरूर करना चालू कर देना। अब आ जाए पढ़ाई के उस पर, आप लगातार अपने कोर्स खत्म हो रहे हैं तो जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपका जाना बंद हो जाएगा, पढ़ाई आपके पूरे पाले में आ जाएगी। तो आपको अपनी इस पढ़ाई में देखना है कि किस जगह तो मुझको टाइम डिवोट करना है और किस जगह मुझे सर के साथ सपोर्ट के हिसाब से लिंक रखना है। यानी क्रिस्टल क्लियर आपका ट्रांसपेरेंट होगा। जहां आपको दिख रहा है कि इसको मुझे रिवीजन खुद करूंगा, खुद करूंगी तो मेरी ग्रिप में आ जाएगा। जहां आपको लगा जिसके अंदर कोई हारी बीमारी कारण आपने कोई
पर्टिकुलर एक्सरसाइज को नहीं कर पाए थे, लेकिन उसका आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है, लेकिन उस समय टाइम नहीं दे पाए थे क्योंकि आगे सिलेबस चल रहा था। आज आपके पास टाइम आया है, पढ़ाई आपके पाले में आई है, तो उसको पहले अपने आप ट्राई करो। पहले एक बार अपने आप कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा, डिवोट देने के बाद, टाइम देने के बाद नहीं हो रहा, तो फिर सपोर्ट के लिए जाओ, क्योंकि अब आपका टाइम आ रहा है जहां पे आपको ज्यादा टाइम अंडरग्राउंड होकर आने जाने के टाइम को बचाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपने उस प्लानिंग पर फोकस करना है, उसको फिर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, पहली बात। अब जितनी भी अभी तक की प्रैक्टिस में सिली मिस्टेक हुई है, इसको तो आप मेडिकल डोज की तरह चालू कर दो। एक सुबह उठने के बाद एक निगाह उसको देखो। सिली मिस्टेक समझते हो ना? सर क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हमारी दुखते रग पे हाथ रख रहे हो? इससे तो घायल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मालूम है इसमें सिली मिस्टेक किसमें होती है? क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में? क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन में? हमेशा इजी क्वेश्चन आप खुद के मुंह से निकल गया, टाइनी क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन में, यानी कि कायदे से वो आपके सही होने चाहिए थे, तो बस वहां कमिटमेंट कर लो। मैं तो कहता हूं वो क्वेश्चन बच्चे वो होते हैं जो हर के द्वारा सही होने चाहिए, उसमें आपकी भी काउंटिंग आती है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन तो कभी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता, पढ़ाई कर रहा होता, सिस्टम कोई सा भी हो, पढ़ाई तो मुझे करनी ना, मैं अपने रूम पर जो मेरे पढ़ने की टेबल कुर्सी, उसके सामने की दीवार पर जो मैंने आज तक के पेपर में एनालिसिस करके अपनी सिली मिस्टेक ढूंढी है, जिस जिस कारण से मेरा लॉस हुआ है, उसको पॉजिटिव करके मैं एक कोरे कागज पे लिख दूंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन शताब्दी या राजधानी की तरह पढ़ रहा हूं, उससे गलती हो रही है, तो उसे क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन को हमेशा स्लो मोशन में अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। क्या कर दिया? पॉजिटिव करके। मान लो मैंने मेमोरी बेस पे बायो में आंसर टिक कर दिया और उससे गलत हो गया, तो लिखूंगा कभी मेमोरी बेस पर आंसर टिक नहीं करना चाहिए, चारों ऑप्शन को देखना चाहिए। कभी आपका पूछा इनकरेक्ट और आपने छाट दिया करेक्ट, गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या पूछा, करेक्ट या इनकरेक्ट, उसको अंडरलाइन कर कर अलर्ट होकर चारों ऑप्शन को एनालिसिस करना चाहिए। ऐसे मैं हर को पॉजिटिव कर रहा हूं। कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी, मालूम पड़ा कि उससे मेरा नेगेटिव हो गया, तो जब भी रफ कैलकुलेशन करो, अगर पहले से कहीं पे हो रही कैलकुलेशन उसमें मत करो, एक हल्का सा बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स के अंदर स्पेस आपने क्लीन स्पेस डेवलप कर दी, अब वहीं करो। तो साफ स्पेस में अगर आप कुछ भी अब कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई भी मिक्सिंग ओवरलैपिंग नहीं होगी। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और जैसे चलेगा उसका हर रिहर्सल पहले से और बेटर और बेहतर सिलसिला चलता रहेगा, पहले से और बेटर बेहतर होता जाएगा, और जब फाइनल डे आएगा उस दिन अपना बेस्ट करके आओगे, आपके पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी। और जब पर्दा गिरेगा तो लोग तालियां बजाएंगे। आ रही बात समझ में?